दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। लंबी जिद्दोजहद के बाद यानी करीब 3 साल बीत जाने के बाद नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव अब होने वाले हैं। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार सूचनाएं आ रही हैं। अब तो राज्य चुनाव आयोग ने भी कह ही दिया है कि चुनाव होने जा रहे हैं और आपके जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता फरीदाबाद के, वो भी इस बात की घोषणा कर ही चुके हैं कि अभी चुनाव फरवरी से पहले पहले हो जाने हैं। तो अब कोई शंका नहीं है कि चुनाव नहीं होंगे। वैसे तो पहले लगातार आपने देखा ही है कि हर 6 महीने बाद तारीख मिलती रही और यूं करते करते करीब पूरे 3 साल बीत गए। 8 साल का कार्यकाल निवर्तमान पार्षदों के साथ आपने देखा। और बड़ी हैरान करने वाली बात इसमें यह रही कि निवर्तमान पार्षद जब उनके पास कोई काम कराने के लिए क्षेत्र के लोग जाते थे तो वो कहते थे कि हम पार्षद नहीं हैं, और जब कहीं मान सम्मान की बात आती थी तो वो पार्षद, निवर्तमान पार्षद के तौर पर सम्मान लेने में पीछे नहीं हटते थे, यानी वो कहते थे कि हम ही अभी निवर्तमान पार्षद हैं। खैर, मामला जो भी रहा हो, समय बीत गया है, अभी चुनावों का समय आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आपके वार्ड का पार्षद कौन होगा। बहुत सारे लोग इस दौड़ में हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ना पार्षद की कोई समझ है, ना राजनीति की कोई समझ है, ना आपके मुद्दों की कोई समझ है, ना उन्हें आपके क्षेत्र की कोई समझ है, लेकिन उनकी लालसा है। हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे लोग भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कभी किसी ने कहा कि घोड़े को नाल ठुक रही थी तो कुछ मेंढकियों ने भी पैर फैला दिए। तो भाई थोड़ा संभल के रहिएगा। चुनाव महंगा होगा और चुनाव लड़ने के लिए आपको समाज के समर्थन के साथ साथ आपको सभी तरह से मजबूत रहना पड़ेगा। समझना ये भी पड़ेगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं या पार्षद बनते हैं तो फिर आप अपने क्षेत्र की किन समस्याओं को उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, और क्या वाकई आप समाज सेवा के लिए अपने आपको समर्पित कर पाएंगे। आपकी अर्निंग सोर्सेज हैं क्या, क्योंकि राजनीति में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर आपके पीछे इनकम है, अगर आपके पास कोई अर्निंग सोर्स है तो निश्चित रूप से आप समाज की निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। और अगर आपका खुद का कारोबार कोई ऐसा है नहीं जिससे आपका परिवार सही से चलता हो और आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सच्ची समाज सेवा होगी। और ख़ास तौर पर जो मतदाता है, मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि आप ये सोचिए और देखिएगा कि ऐसे ही लोगों को चुनाव जिताया जाए पार्षदी का, जो आपकी सच्ची सेवा कर सकें और जिनके पास ये दमखम हो कि आपको बैठा के अपने कार्यालय में कहीं चाय भी पिला सकें। अलग अलग प्रत्याशी हैं। अगर मैं पूरे नगर निगम के 86 वार्डों की बात करूँगा तो बहुत लंबा विषय होगा। हम तिगांव विधानसभा पर विशेषकर बात करेंगे क्योंकि यही क्षेत्र हम देखते भी हैं इधर से। तिगांव विधानसभा के अधिकतर 9-10 वार्ड जो हैं उन पर हम चर्चा करने की कोशिश और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ वार्ड 25 में। वार्ड 25 जो सेहतपुर का वार्ड है, सबसे पुराना वार्ड है। और ये वार्ड मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये जो वार्ड 25 अभी है, पहले 23 था, उससे पहले 21 था। सबसे पहले यही वार्ड था जो लेकर के नहर पार में अगर हम देखें तो पल्ला से शुरू होता था और बसंतपुर तक चला जाता था, एक ही वार्ड था। उसके बाद इसके 2 भाग हुए और उसके बाद 3 भाग हुए और अभी जो स्थिति है वो लगभग 4-5 भागों में ये बट गया है। यहाँ 24 का भी कुछ हिस्सा है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है और एक नया वार्ड अभी 28 भी बना है जो तिलपत गाँव से है और आने वाले समय में ये विधानसभा भी होने जा रही है। तो ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और विकास के दृष्टिकोण से भी। तो बात आज 25 की करते हैं। वार्ड 25 में जो अभी तक दावेदारी सामने आ रही है, वैसे अभी कहा नहीं जा सकता कि यही लोग रहने वाले हैं, ये पार्षद प्रत्याशी की दौड़ में रहेंगे या नहीं रहेंगे या नए आ जाएंगे, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी ये जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनती नजर आ रही है उस पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी जो एक अकेली पार्टी ऐसी है जो सबसे पहले ये दावा और ये कह चुकी है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी, अपना मेयर लड़ाएगी और मजबूत दावेदारी के साथ, मजबूत
अपनी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी भी ये कह चुकी है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ाने वाले हैं, तैयारी उनकी भी चल रही है, काफ़ी हद तक उनके प्रत्याशियों का सिलेक्शन भी चल रहा है। और तीसरे नंबर पर वैसे तो 2 नंबर की पार्टी है आज की डेट में कांग्रेस, लेकिन तीसरे नंबर पर इसलिए कि अभी तक कांग्रेस के खेमे में कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी, चुनाव लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, या पहले की तरह निर्दलियों पर दाव लगाएगी, निर्दलियों को ही अपना प्रत्याशी बताएगी। क्योंकि पहले भी ये हुआ था, निर्दलीय कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया था और उसके बाद जो जीता वो कांग्रेस ही माना गया, भले ही वो जाके भाजपा के खेमे में बैठ गया। और ये अभी भी होगा, नहीं होगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है। चर्चाएं हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का संगठन, किसी भी तरह की तैयारी कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है। और उसके बाद जो और पार्टियां हैं वो कोई भी नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ाने की तैयारी में नहीं है। जो होंगे वो सभी के सभी निर्दलीय होंगे। तो माना ये जा रहा है अधिकतर अभी तक की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव होगा। कांग्रेस का होगा नहीं होगा कहा नहीं जा सकता। उसके बाद अधिकतर लोग निर्दलीय ही चुनावी मैदान में होंगे। अब सवाल आता है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का। तो सबसे ज़्यादा जो दावेदारी है, सबसे ज़्यादा जो मजबूत माना जा रहा है दावा, वो भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है कि वही मेयर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि सरकार उनकी है, एमएलए सबसे ज़्यादा उनके हैं, सांसद उनके हैं, और पूरा का पूरा जो शहर का माहौल है वो भाजपा में ही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी देखना होगा समय पर क्या होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों के साथ, सबसे ज़्यादा प्रत्याशी के दावेदारों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे अगली कड़ी में है। किसी भी वार्ड पर जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हर वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूत दावेदार हैं। इसे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब चर्चा ये भी है कि जो पुराने निवर्तमान पार्षद जो पहले से रहे हैं उनके टिकट बदले जाने हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के टिकट बदले जाने हैं, क्योंकि ये कहा गया बार बार कि जो भाजपा पार्टी के खिलाफ पिछले चुनावों में जिसने जो काम किया उसके टिकट काट दिए जाएंगे। पहले तो ये केवल एक अतिशयोक्ति लगती है, क्योंकि पहले भी जब प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान दिया था कि हम उन लोगों के टिकट काटेंगे जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, और जो कांग्रेसी हैं जो आना चाहते हैं भाजपा में उनको हम ज्वाइन भी नहीं कराएंगे। लेकिन अभी हाल में जो एक ज्वाइनिंग हुई उसने सारी की सारी जो पोल थी वो खोल दी, कहें या यूँ कहें कि सारे के सारे जो बातें थी कहने की, केवल राजनीतिक होकर रह गई। जो जितेंद्र उर्फ जित्ते बढ़ाना को जो कांग्रेसी थे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी गई, और ज्वाइनिंग भी ये कह के ही कराई गई कहीं ना कहीं कि उनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि बड़ौली जी से उनके साथ मीटिंग हुई है। तो ये मानना कि उनके टिकट बदले जाएंगे ये अतिशयोक्ति तो है, लेकिन चर्चाएं हैं तो मान लेते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टिकट बदले जा सकते हैं, कट सकते हैं। वार्ड 25 पर अगर मैं वापस आऊँ तो वार्ड 25 में गीता रक्षवाल, जो इनसे पहले ओम प्रकाश रक्षवाल यहाँ के पार्षद रहे और बाद में गीता रक्षवाल यहाँ की पार्षद रही। अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। टिकट बदलने की सूरत में वो निर्दलीय चुनाव के मूड में बिल्कुल नहीं नजर आते। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अगर उन्हें टिकट दिया गया तो वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो फिर वो चुनावी मैदान से दूर रहेंगे, और किसको पार्षद बनाना है ये भूमिका उनकी अहम रहने वाली है। तो उनके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कोई जो उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि चुनाव बदलेगा, टिकट बदला जा सकता है। जो अधिकतर लोगों की चर्चाएं हैं कि वार्ड 25 का टिकट भारतीय जनता पार्टी का बदलेगी। अगर बदलती है तो फिर कौन प्रत्याशी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, उस कड़ी को समझते हैं। उस कड़ी में 3-4 लोगों की लिस्ट है मेरे पास जो दावेदारी में है। सबसे पहले जो दावेदारी की बात हो रही है, अगर राज्य मंत्री राजेश नागर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है वार्ड 25 या इधर के एरिया का या जो वार्ड उनको मिलते हैं, तो उनकी लिस्ट में जो दावेदारी है वो सबसे पहले बात हो रही है सुमन चंदेल की हो सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और उसके बाद भारती भाकुनी हैं जो लाइन में है, जो पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। और उसके बाद जो तीसरा और बड़ा नाम आ रहा है वो है भूपिंदर शर्मा जो सेहतपुर से हैं। उनकी भी चर्चाएं अंदर खाने चल रही हैं। अभी तक कोई घोषणा तो नहीं हुई है, कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा है, लेकिन तैयारियां कहीं ना कहीं दिख रही हैं अंदर से कि वो भी यहाँ के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। होने के लिए तो यहाँ से और भी लोग हैं, कई छुटमैये भी हैं,
जो पार्षद बनना तो चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा उनको अनुभव है नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो जैसे घोड़े को नाल ठुक रही थी तो मैल की भी लगवा रही हैं, पैर फैला रही हैं अपना नाल लगवाने के लिए। तो ऐसे लोग भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी का टिकट ले आएंगे, चाहे उनका कोई ध्येय नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है या उनका कोई वजूद नहीं है, बावजूद उसके दावेदारी करने में तो कुछ जाता नहीं। लेकिन जो मोस्टली जो दावा है वो अगर टिकट बदलता है तो इस सूरत में 3 लोगों के पास है। तीनों लोगों को भी थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले सुमन चंदेल, जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं सच कहूं तो सुमन चंदेल कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति रहे। पहले से जो उनका लगाव, जो उनका झुकाव रहा है वो कांग्रेस की तरफ रहा है। उन्होंने ललित नागर के साथ भी टिकट की जुगत लगाने की कोशिश की थी उस समय, जब ये माना जा रहा था कि ललित नागर जीत सकते हैं, विधायक हो सकते हैं। लेकिन जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब उन्होंने सीधा सीधा समर्थन जो है दिया था राजेश नागर को। राजेश नागर के साथ खुलकर पूर्वांचल का चेहरा बन करके दिखाई भी दिए, और इसीलिए माना ये जाने लगा कि उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन पार्टी के मामले में अगर बात करें तो पार्टी के साथ उनका योगदान कम ही रहा है। भले ही वो अपने आप को पुराना नेता भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं, पुराने नेता तो वो आम आदमी पार्टी के भी रहे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी में भी थे। लेकिन जो मैंने बात की मानसिकता, जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं उनकी कांग्रेस से जुड़ती है, ऐसा लोग भी कहते हैं और ऐसा देखा भी गया है। तो क्या उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? क्या संगठन में उनको इसका समर्थन मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल होगा, देखना पड़ेगा। बात अगर करें भारती भाकुनी की, तो भारती भाकुनी का जो दावा है वो मजबूत हो सकता है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा और करीब 2500 के आसपास वोट उन्होंने इसी वार्ड से ली थी। निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गई। अब ज्वाइन करने में जो खेमेबाजी यहाँ है बड़े मंत्री और छोटे मंत्री की, भारती भाकुनी ने बखूबी दोनों ही ग्रुपों को साधने में पूरी तन्मयता दिखाई। यानी वो बड़े मंत्री के साथ भी दिखाई देती रहीं और छोटे मंत्री के साथ भी दिखाई देती रहीं कि अगर सत्ता सरकार का जो दबदबा है वो इनके पास रहेगा तो उनके पक्ष में झुके रहेंगे, और अगर इधर रहेगा तो इधर झुके रहेंगे। और यही कारण उनको बैकफुट पर ले जाता है कि दोनों ही जो मंत्री हैं उन पर विश्वास पूर्ण रूप से मानते नहीं हैं। वो ये मान के चलते हैं कि ये हमारे नहीं हैं, यानी ये उनके भी हैं और ये हमारे भी हैं। कभी कभी दोनों तरफ पैर रखने से भी नुकसान हो जाता है, लेकिन माना ये जाता है कि भारती भाकुनी को जो जिले की जो कार्यकारिणी है या जिले की जो भाजपा है उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं, उनका भरोसा है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की भाजपा पर। जो उत्तराखंड के बड़े नेता हैं उनसे उनकी जो सिफारिश है वो लगवाने में वो निपुण है, लगवा सकती है। मुख्यमंत्री के साथ भी अच्छे संबंध हैं और जो बड़े नेता उत्तराखंड के रहे उनसे आशीर्वाद उनको मिलता रहा है। तो इसके नतीजे से भी देखा जा रहा है कि शायद वो इसकी दावेदारी को मजबूत कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं दोनों तरफ। और बैकफुट पे हैं इसलिए भी कि जो उनका जो राजनीतिक का जो मजबूत चेहरा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। जनता के साथ जुड़े रहने की बात हो या संगठन के साथ जुड़े रहने की बात हो, वहाँ कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो ये जो नुकसान है उनको हो सकता है, लेकिन महिला हैं इसलिए दावेदारी थोड़ी और बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात कि पूर्व में चुनाव उन्होंने लड़ा है, तो अब देखना होगा कितनी मजबूत पकड़ वो बना पाती हैं संगठन के ऊपर और टिकट को लेने में अपनी ताकत दिखा पाती हैं। तीसरा सबसे बड़ा नाम आ रहा है भूपिंदर शर्मा का। भूपिंदर शर्मा सेहतपुर से हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं और एक मजबूत और जुझारूपन है। इसे मैं बड़े ही गंभीरता से कह सकता हूँ। कई काम हमने समाज सेवा के तौर पर उनके देखे हैं, चाहे वो स्कूल के को लेकर के जो काम करने की बात हो, स्कूल के भ्रष्टाचार की बात हो, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, और स्कूल बनवाने की बात हो, उसके अलावा और भी कई अलग अलग मुद्दे। और सुना ये भी गया कि वो बड़े खरे और कड़वे बोलने वाले हैं। जो राज्य मंत्री हैं अभी राजेश नागर, उनको भी उन्होंने कड़वा बोल दिया था कि भाई अगर तुम काम नहीं करा सकते तो अपने दरवाजे पर बोर्ड लगा लीजिए कि मैं एक ऐसा विधायक हूँ जो मैं काम नहीं करा सकता। तो ये एक मजाक और एक ठाका था, लेकिन एक दमखम की बात थी, बात रखने की बात थी। अगर आपकी मांगों की और मजबूती से अगर रखने की बात थी तो निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसे जुझारू नेता युवा हैं, और जो तर्क मैंने पहले दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा के लिए अपने परिवार से भी फ्री हो, खाने कमाने की उसको चिंता ना हो ज़्यादा, तो उस कड़ी में भी वो फिट बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर पकड़ की बात करें, अगर नेताओं के साथ उनकी उसकी बात करें तो उसमें भी उनकी पकड़ मजबूत है। और विधानसभा चुनावों में बढ़ चढ़ के हिस्सा उन्होंने लिया, मजबूत दावेदारी उन्होंने दी है यहाँ से।
तो हो सकता है वो भी दावेदार हो जाए। तो ये 3 बड़े चेहरे हैं जो मेरे साथ आ रहे हैं, और उसके बाद तो और छोटे मोटे बहुत हैं जो कह रहे हैं, लेकिन उनका दाव लगेगा नहीं। अगर तो टिकट गीता रक्षवाल के पास रहता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलती नजर आएगी, और अगर उसके बाद इन तीनों लोगों में से किसी को भी दिया जाए, बशर्ते एक सुमन चंदेल हो सकता है कि उनका थोड़ा सा बैकफुट पर रहेगा, अन्यथा अगर बात करें भूपिंदर शर्मा की तो मजबूत दावेदारी उनकी दिखेगी, और जो कह सकते हैं कि भारती भाकुनी है वो भी मजबूत दावेदारी में दिखती हैं। तो ये आंकड़ा रहने वाला है लगभग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो देवेंद्र तोमर जो मजबूत दावेदारी में पहले भी रहे हैं, जिन्हें टिकट देने की संभावना लगातार रही है, अभी भी उनकी संभावना बनी हुई है कि वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन ये अलग बात है अंदर खाने की, कि वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने की जुगत भी लगा रहे हैं अगर मिल पाया तो। अगर नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी का टिकट उनको आसानी से मिल जाएगा अगर वो इस पर दावा ठोकेंगे तो। और उसके बाद जगदीश बैद जो पुराने नेता हैं, अगर कोई दावेदार नहीं होता है आम आदमी पार्टी का, तो जगदीश बैद अगर ये टिकट मांगते हैं तो उन्हें भी ये टिकट आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी मजबूत चेहरा आम आदमी पार्टी का वार्ड 25 में दिखाई देता नहीं है। तैयारियां पहले अलग अलग लोगों ने की हैं, लेकिन वो अब बैकफुट पे हैं। कोई भी वो व्यक्ति अब चुनाव लड़ने की उसमें दिखाई देता नहीं है। और उसके बाद कांग्रेस की अगर बात कर लें तो कांग्रेस में एक ही अकेला चेहरा है, और वो है राजकुमार शर्मा, जो इस पूरे क्षेत्र से, चाहे वार्ड 24, 25, 26, 27, 28 तक की बात करें, तो आज की डेट में कांग्रेस का एकमात्र अकेले ऐसे चेहरा बच गए हैं जो मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। महेंद्र प्रताप जी के बड़े, विजय प्रताप जी के बड़े खास माने भी जाते हैं, और विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस का खुलकर साथ दिया, कांग्रेस के साथ प्रत्याशी वो खड़े रहे। तो ये माना जा रहा है कि वो मजबूत दावेदार कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं। दूसरा प्रत्याशी अभी कोई नज़र में, हमारी में तो कम से कम नहीं। अगर आपको कोई नज़र आता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में, आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस में, और वो प्रत्याशी के तौर पर हो सकते हैं, तो उनका आप कमेंट में नाम लिख सकते हैं। अगली बार हम उनके नाम को भी समाहित करेंगे। अभी हमारे पास जो सूचना है हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। रहेगी उसके बाद फिर जो प्रत्याशी होंगे वो निर्दलीय होंगे, और अभी निर्दलीय की दौड़ में भी कोई ऐसा मजबूत दावेदार अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी यही स्थिति है। दावेदार मजबूत ना दिखाई देने का कारण शायद ये भी हो सकता है कि बार बार चुनावों की बात हुई है कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होते नहीं हैं, तो लोग हार गए, थक गए, थोड़े मुश्किल सी में हैं। लगता है यार पता नहीं, तैयारी करेंगे, खर्चा करेंगे, फिर चुनाव होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि ये वो नेता हैं ज़्यादातर जो चुनावों के समय पर निकल के बाहर आते हैं, चुनावों से कुछ महीने पहले तैयारी करते हैं, और जब लगता है कि चुनाव नहीं है तो फिर वो अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। यानी वो सीजनल नेता हैं, समय समय पर जब समय आता है तभी वो दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार समाज की सेवा करते रहते हैं और जनता से जुड़े रहते हैं, राजनीति करते रहते हैं। वो नेता हमेशा आपको हर समय तैयार नजर आएंगे। तो ये स्थिति है वार्ड 25 की। वार्ड 25 में अच्छी खासी वोटिंग भी है, और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस से राजकुमार शर्मा इस तिलिस्म को तोड़ पाते हैं क्या, भारतीय जनता पार्टी के इस तिलिस्म को, कि बार बार वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है यहाँ। क्या ओम प्रकाश रक्षवाल उन सारी विवादों पर पानी फेर देंगे कि भाई टिकट कट जाएगा, बदल जाएगा, उसने उसका फेवर नहीं किया विधानसभा में। क्योंकि सवाल ये भी आया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कि विधानसभा में जिन लोगों ने विधायक का विरोध किया, तो जो आज विधायक का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने लोकसभा में बड़े मंत्री जी का विरोध किया। यानी दूध का धुला कोई नहीं है। कोई लोकसभा में विरोध कर रहा है तो कोई विधानसभा में विरोध कर रहा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों को अगर देखा जाएगा तो बचेगा कोई नहीं। हाँ, कुछ चेहरे हैं, जैसे भूपिंदर चौधरी हैं। भूपिंदर चौधरी, माफ़ कीजिएगा, भूपिंदर शर्मा, वो उन्होंने लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया, देखा हमने उनको काम करते, और विधानसभा में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया। उनके ऊपर शायद ये आरोप नहीं लगेंगे, भारती भाकुनी है, ये आरोप नहीं लगेंगे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में भी भाजपा के साथ काम किया और विधानसभा में भी भाजपा के साथ काम किया। अगर बात करें सुमन चंदेल की, तो सुमन चंदेल तो आप जानते हैं कि वो लोकसभा में कहाँ थे मुझे नहीं पता, और विधानसभा में तो राजेश नागर के साथ थे। लेकिन हाँ, मानसिकता कहीं ना कहीं आड़े आ सकती है। बहुत सारी और भी विषय हैं, और भी बातें हैं, लेकिन पार्षद कौन होगा ये अभी तय नहीं होगा, ये तय आप करेंगे।
आपको कैसा प्रत्याशी चुनना है, किसको नेता अपना बनाना है, मैंने बताया, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, समाज हित में ऐसे व्यक्ति को आपको नेता बनाना चाहिए जो समाज की सेवा, आपके वार्ड की सेवा कर सके, ईमानदार हो। ये ना हो कि भाई उसको आपने सत्ता दे दी, वो सारी ठेकेदारों से सेटिंग करके मलाई खा गया, काम ही नहीं हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति हो जो घर परिवार से फ्री हो। फ्री का मतलब ये नहीं कि वो निठल्ला हो, फ्री का मतलब ये कि उसके बैक में उसके कमाने खमाने के जरिए हों, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर रहा हो, उसका घर परिवार चल रहा हो, और उसके बाद वो समय आपको दे सके उस ऑफिस पर बैठकर जहाँ आपको चाय मिलेगी। यानी एक जगह भी ऐसी हो, ऑफिस हो, उस व्यक्ति के पास सक्षम हो ऐसा व्यक्ति जो आपकी बातों को सुनने के लिए एक ऑफिस भी बना सके। क्या कहेंगे ऐसे लोग जिनके पास ऑफिस ही नहीं है, अब घर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या कहेंगे ऐसे लोग जिनके पास में कोई कारोबार रोजगार ही नहीं है, वो पार्षद को ही रोजगार बनाना चाहते हैं? ऐसे व्यक्ति को आप पार्षद बनाएंगे तो कैसे विकास होगा आपके क्षेत्र का? क्योंकि ये चुनाव आपके मुद्दों का चुनाव है, आपके क्षेत्र का चुनाव है, आपकी गली मोहल्ले का चुनाव है। आपकी गली में टाइल लगेंगी, पहले नाली बनेगी, सीवर होगा, पानी कैसे आएगा, बिजली कैसे होगी, बिजली का ट्रांसफार्मर जलेगा तब किसको फ़ोन करेंगे, कोई गाय, कोई पशु, कोई जानवर आपकी गली में मर जाएगा तो उसको आप कैसे उठवाएंगे, नगर निगम को कैसे कॉल करेंगे, आपकी फैमिली आईडी, आपकी वोटर आईडी, आपकी प्रॉपर्टी आईडी, इनकी समस्याओं को लेकर के आप कहाँ जाएंगे? राशन वाला आपको राशन नहीं देगा, ये समस्या आप किसको जाके कहेंगे? तो ये सारी बातें आप पार्षद के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी आवाज़ को सुन सके, जिसके पास समय हो, जिसके पास स्थान हो, जिसके पास सक्षमता हो, जिसका परिवार कम से कम उसका गुजारा भत्ता चलाने, क्योंकि 8 से 10 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है केवल। पार्षद को ध्यान रखिएगा, पूरे उसमें महीने में 8 से 10 हज़ार की सैलरी वो भी समय से मिलती नहीं है। तो उस 8-10 हज़ार में आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल जलाएंगे, या लोगों को चाय पानी पिलाएंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, या समय लगाएंगे अपने कार्यालय पर बैठकर? ऐसे व्यक्ति को चुनिए। बिल्कुल भी किसी भी बहकावे में, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर वाकई आज आप समाज हित में सोचते हैं, अगर वाकई आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अगर वाकई आप चाहते हैं कि इन समस्याओं का वास्तविक हल निकले, तो आपको निर्णायक वोट देना पड़ेगा, आपको एक सही चुनाव करना पड़ेगा। नहीं तो फिर पता नहीं 5 साल बाद चुनाव होंगे, 8 साल बाद चुनाव होंगे, कोई पता नहीं। होंगे भी कि नहीं होंगे ये भी नहीं पता भाई। अभी तो 8 साल में हो रहे हैं ना कम से कम, अगली बार तो ये भी नहीं पता है कि दोबारा चुनाव पार्षद के होंगे या नहीं होंगे, कोई पता नहीं राजनीति का। तो ये थी वार्ड 25 की स्थिति। कुछ दोबारा फिर बात करेंगे, अभी प्रथम बार में यही चर्चा है, कुछ और वार्डों पर चर्चा भी अगली बार लाएंगे, आपके साथ फिर जोड़ेंगे। बस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद फिर मिलते हैं कुछ और पड़ताल के साथ।